लाइव हो गई है ना क्लास? एक बार नोटिफिकेशन भेज दूं आप लोगों को। ओके, अशोक कुमार गुड आफ्टरनून, सनिधिया, अमन हो गए, अशोक हो गए, गोविंद कुमार हो गए, उसके बाद हैं राहुल, सुमित कोरारी, कृष्णकांत, मीना, उसके बाद है रोहित, अटल, सबको गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव आइए, गुड आफ्टरनून बोलो या गुड इवनिंग बोलो। सुमित कोरी, निरूपा, मस्त है मैम, आप कैसे हैं? हर्ष जी मैं भी अच्छी हूँ। हाँ जी, कल क्लास नहीं हुई थी, कौन बच्चा कह रहे हैं? हाँ जी बच्चा, कल क्लास नहीं हुई थी। संजय कुमार जी गुड आफ्टरनून। सनिध्या केशवानी, मैम रिवीजन करने के लिए समय दे दो। मनोज कुमार बैरवा आपका नाम ले लिया है। मैम रिवीजन करने के लिए समय दे दो, तो रिवीजन शनिवार इतवार को करा करो ना, है बेटा? रिवीजन अगर करना है, अश्विनी खुशवा, अगर आपको रिवीजन करने के लिए शनिवार इतवार देते तो हम इसलिए तो देते हैं कि आप शनिवार और इतवार बैठकर एकदम बढ़िया से, आरबीसी की संख्या नहीं बताई, अमन प्रीवियस क्लास देखो, आरबीसी की संख्या बताइए बेटा। तो रिवीजन का और समय क्यों देते हैं? रिवीजन का शनिवार इतवार को इसलिए हम लोग क्लास नहीं रखते हैं ताकि आप वीक में 5 दिन पढ़ें तो 2 दिन आप रिवाइज करें बेटा। बस यही रीजन है क्लास ना लेने का शनिवार और इतवार। आइए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा नाम सही से पढ़ लो बेटा, नहीं पढ़ना आ रहा मुझे। सनिधिया ऐसा कुछ है क्या? पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया करो आप मैम, एग्जाम है। मनोज जी ऐसे पटवारी के लिए स्पेशल कोई क्वेश्चन थोड़ी होगा। हाँ अशोक जी थैंक यू। गोविंद गुज्जर जी बेटा अभी तो क्लास 5 से 6 चल रहा है, 5 से 6 चल रहे हैं। होम पेज पर आप शेड्यूल देख सकते हैं। सुनील भारती गुड इवनिंग बेटा। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। देखो एक तो बच्चा ना जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं आपके बैच में, मैम सिलेबस कब खत्म होगा, चैप्टर कब खत्म होगा। अरे भाई मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं बहुत स्लोली पढ़ाती हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से समझा के पढ़ाती हूँ। मुझे जल्दबाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा बस एक ही मानना है, एक बार ऐसे पढ़ लो बायोलॉजी, उसके बाद पढ़ना ही ना पड़े कभी। और जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो फिर वही हाल होगा आपका, हर 1 साल में वापस बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, है ना? इसलिए आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करो बेटा। ऐसा नहीं है कि अब जल्दबाजी में फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, आपको नहीं पता, फिर मैं बहुत सारी चीजें छोड़ के पढ़ा दूंगी, फिर आप लोगों को अच्छा रहेगा कि ये बताओ? तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या, लास्ट क्लास में हमने WBC के टाइप्स पढ़ लिए थे, याद होगा आपको? कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज तक क्लास ही नहीं करी है पिछली, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि WBC टोटल 5 टाइप की होती हैं। WBC जिसे आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो इम्यून सेल्स। इम्यून का मतलब होता है रोगों से लड़ने वाली सेल्स। जब भी हमारे बॉडी में बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने वाली फाइटर सेल्स होती हैं WBC। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल और आपको मैंने बताया था न्यूट्रोफिल। ये 5 टाइप की WBC हैं। देन सबके अलग अलग फंक्शन पढ़ा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर आपके बॉडी में WBC की संख्या में कमी आ जाती है, मान लो कि अगर WBC आपके बॉडी में क्या हो गई, उनकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, ये चीज मैंने पढ़ा दी थी या शायद मुझे थोड़ा सा कम याद आ रहा है। अगर WBC की संख्या में कमी आ जाए, WBC की क्वांटिटी संख्या में क्या आ जाए, कमी आ जाए, डिक्रीज हो जाए WBC आपके खून के अंदर, तो आप जानते हैं WBC इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यूनिटी देने के काम करती हैं। और जब आपके बॉडी में WBC की संख्या में कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसे साइंस में नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। उसे ल्यूकोपीनिया स्टेज कहा जाता है। और ल्यूकोपीनिया का मतलब है कि आपके बॉडी में इम्यून सेल्स की कमी हो गई। इम्यून सेल्स बोले तो WBC की कमी हो गई। और जब WBC की संख्या में कमी है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी क्या है, लो है। इसका मतलब आपका इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र आपका कमजोर हो चुका है। तो कभी भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आ सकता है और आपको बीमारी हो सकती है। तो WBC कम होने को कहा जाता है बेटा ल्यूकोपीनिया।
सिद्धार्थ बेटा गुड इवनिंग, लेट हो गए क्लास में। नेक्स्ट मैंने कहा था कि अगर WBC की संख्या ज्यादा हो जाती है, WBC की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए बेटा, बहुत ज्यादा हो जाए खून में, तब उसे क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया स्टेज। उसे क्या नाम दिया जाता है, ल्यूकेमिया। और मैंने बताया था कि ल्यूकेमिया को ही हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। फिर मैंने कहा था, याद आ गया, कि अगली क्लास में बताऊंगी कि ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है WBC ज्यादा होने से। यही मैंने लास्ट क्लास में यहां पे क्लास छोड़ी थी। मैंने कहा था कि अगर आपके खून में WBC की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे ल्यूकेमिया स्टेज कहा जाता है या उसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो WBC ज्यादा होने से ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। WBC फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये सेल्स हैं बेटा, ये क्या है, सेल्स हैं। और ये सेल्स कहां हैं, ब्लड में हैं। इनका काम क्या है, इन्फेक्शन को मारना। जब भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है, जैसे कोई वायरस, जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म, कोई कीटाणु, कोई जीवाणु, कोई विषाणु, कुछ भी आ गया बाहर से जो आपको बीमारी करने आया था, उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं और उसे मार देती हैं WBC। लेकिन मैंने कहा ये WBC जब ज्यादा हो जाती है, अब ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 200-400 WBC ज्यादा होना, ज्यादा का मतलब है बेटा हजारों में होनी चाहिए, लाखों करोड़ों में बन गई WBC। हजारों में होनी चाहिए थी, लेकिन क्वांटिटी जब आपने चेक करवाई तो उसमें लाखों करोड़ों WBC आ गई, बहुत ज्यादा हो गई। अब कोई आप सोचोगे 400, 500, 1000 ज्यादा हो गई तो उसमें ल्यूकेमिया हो गया, मुझे ब्लड कैंसर हो गया। नहीं, ब्लड कैंसर का मतलब है WBC आनी चाहिए थी हजारों में, आ रही है करोड़ों में, इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तब उस स्टेज को ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब सबसे पहले सुनिएगा कि कैंसर किसे कहा जाता है। जब कभी भी किसी सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही कैंसर कहा जाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही कैंसर कहा जाता है। बच्चों, मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है अनेकों सेल में। एक सेल अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना देती हैं। तो जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये सेल्स डिवाइड होती हैं उसे कहा जाता है सेल डिवीजन, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके अनेकों कोशिकाएं बना रही हैं, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। और जब ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, इस कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अनकंट्रोल्ड, ये सेल डिवाइड हुई, ऐसे बन गई, फिर ये सेल, ऐसे करके एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब मैम, जब जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो जितनी सेल्स बननी चाहिए थी उसकी कई गुना ज्यादा सेल्स बन जाएंगी। यस, तो जब आपकी इस WBC सेल्स में, व्हाइट ब्लड सेल्स में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है तो आपके खून में WBC की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। हजारों में आनी चाहिए थी, लाखों करोड़ों में WBC आ जाती हैं, क्योंकि उन WBC के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया है। और जब ये लाखों करोड़ों WBC आ गई आपके खून के अंदर, अब आप जानते हैं WBC का एक नेचर होता है, WBC की एक प्रकृति होती है, क्या, फाइट करना। WBCs आर फाइटर सेल्स, तो ये फाइट करती हैं। अब फाइट किससे करती हैं, बाहर से आने वाले इन्फेक्शन पे। लेकिन मान लो जिस समय मेरे बॉडी में बहुत सारी WBC बन गई हैं, मैं ल्यूकेमिया स्टेज में चल रही हूं, लेकिन बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं आया, बाहर से कोई संक्रमण नहीं आया, लेकिन मेरी WBC का नेचर क्या है, इन्फेक्शन को मारना, उसको मारना, उससे लड़ाई करना, लेकिन इन्फेक्शन तो आ ही नहीं रहा है। तो इतनी सारी WBC क्या करेंगी, उनका नेचर है, नेचर के विपरीत तो जाएंगी नहीं। मेरा एक नेचर है, आपका एक नेचर है, नेचर के विपरीत तो कोई नहीं जाता है। जब जब जाते हैं तो उसका नुकसान भुगतना भी पड़ता है। तो ये WBC क्या करेंगी, जो इतनी ज्यादा बन गई है WBC, इन्हें बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं मिला तो आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगी, एक दूसरे से आपस में लड़ना शुरू कर देंगी, एक दूसरे से आपस में लड़के मार देती हैं एक दूसरे को। WBC RBC से लड़ने लग जाती हैं, WBC प्लेटलेट से लड़ने लग जाती हैं। ये सब कहां है, खून के अंदर।
तो इस तरीके से जब बहुत सारी WBC हो जाएंगी तो वो आपस में फाइट करने लग जाएंगी, आपस में लड़ने लग जाएंगी, क्योंकि उनकी प्रकृति है लड़ना। इन्फेक्शन मिल नहीं रहा है, आपस में लड़ाई कर लो। और इस तरीके से जब ये WBC आपस में लड़ाई कर लेती हैं तो हमारे खून के अंदर बहुत सारी डेड सेल्स आ जाती हैं। हमारे खून के अंदर बहुत सारी डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं आ जाएंगी, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो मरेंगी भी तो ना, तो बहुत सारी सेल्स मर जाती हैं खून के अंदर। और ये डेड सेल्स हैं, ये आपस में आकर फिर ऐसे जुड़ने लग जाती हैं ऐसे। तो आपका खून जो है वो खून प्राइमरी स्टेज पर गाढ़ा होने लग जाएगा। जब बहुत सारी डेड सेल्स आपके खून के अंदर हो जाएंगी तो बच्चा आपका खून प्राइमरी स्टेज पर थिक होएगा, गाढ़ा होएगा, और आगे चलकर धीरे 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 इसी खून की हल्की हल्की ऐसे क्लोटिंग होने लग जाएगी। इन नसों के अंदर ऐसे खून की क्लोटिंग से होने लग जाएगी, और इसी क्लोटिंग को फिर क्या बोल देते हैं हम, ब्लड कैंसर हो गया है। अब आप खुद सोचिए, ये खून सारा दिन सर्कुलेट हो रहा था, यही खून ब्रेन तक ऑक्सीजन लेकर जा रहा था, यही खून मेरे किडनी तक जा रहा था, यही मेरे लीवर तक जा रहा था, यही मेरे हार्ट तक जा रहा था ऑक्सीजन वगैरह को लेकर। और इसी खून में ये खून गाढ़ा हो गया और ये खून जम गया और इसके अंदर डेड सेल्स ज्यादा हो गई और इस खून के अंदर कैंसर बन गया। तो अब क्या ये खून आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो क्या मेरे सारे ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मैं कितने दिन सरवाइव करूंगी? मैं सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगी। तो इसी को कहा जाता है ब्लड कैंसर, जो सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों खून में हुआ है, और खून तो सारा दिन घूमता रहता है, और जब घूमने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट में ही जब कैंसर बन गया तो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्लोज हो जाएगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। लेकिन प्राइमरी स्टेज पर ही अगर इसको पकड़ लेते हैं डॉक्टर कि खून थिक होने लग गया है, गाढ़ा होने लग गया है, तो डॉक्टर देते हैं ब्लड थिनर, ब्लड थिनर, या देते हैं स्टेरॉइड, ब्लड थिनर या स्टेरॉइड देते हैं। ये ब्लड थिनर क्या करते हैं, जो खून गाढ़ा हुआ है, थिक हुआ है, उसे पतला करते हैं ताकि उसका सर्कुलेशन अच्छे से हो, ताकि वो घूमे, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सबको ट्रांसपोर्ट करे। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज पर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, नहीं पकड़ी गई बीमारी, तो आगे चलकर ऐसे ब्लड के क्लोट से बनने लग जाएंगे आपके बॉडी के अंदर, जिसे आप फिर थ्रोम्बोसिस का नाम भी देने लग जाते हो। और इस क्लोटिंग से आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ब्लड कैंसर, खून घूम रहा है तो खून के साथ साथ डेड सेल्स भी घूमेंगी। अब घूमेंगी तो आप जान रहे हैं, फिर इसका एक इलाज ये भी होता है कि पर्टिकुलर मान लो एक ही हिस्से का खून खराब हुआ है तो उतने खून को एक्सचेंज कर दो। लेकिन अगर फिर भी कुछ मात्रा में अगर सेल्स रह गई हैं, डेड सेल्स, तो वो भी नुकसान पहुंचाएंगी। बेटा ब्लड चेंज करना इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। कितना खून चेंज कर दोगे, कितना चढ़ा दोगे, है ना? हाँ, ये कैंसर कहीं भी बन सकता है बॉडी में, क्योंकि हर जगह खून है, खून घूम रहा है तो ये कैंसर घूमेगा साथ में। तो आज देखा कि आपके लीवर के अंदर ये कैंसर था, 1 महीने के बाद आपके फेफड़ों में पकड़ा गया डेड सेल्स, 2 महीने के बाद आपके ब्रेन में हो गया। इसीलिए सबसे खतरनाक कैंसर ब्लड कैंसर को माना जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारी थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारे सॉल्यूशन हैं, इनके इलाज हैं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं भी। अच्छा, केमिस्ट्री के बैच में पढ़ाया जाता है वो। तो याद रखिएगा मैंने क्या कहा कि अगर आपके खून के अंदर WBC की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बेटा ज्यादा WBC आपस में ही लड़ने लग जाती हैं और कुछ नहीं मिलता है उनको, और आपस में लड़के एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देती हैं। और मारकर वो क्या कर देती हैं, आप बताओगे बेटा? मारकर आपके खून के अंदर बहुत सारी डेड सेल्स कर देती हैं, जिससे आपके खून गाढ़ा हो जाता है। और खून गाढ़ा होने से क्या हो जाता है, तो आप बताओगे बेटा खून गाढ़ा होने से उसके क्लोट भी बन सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म भी हो सकता है, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही कैंसर कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा। चलिए, तो WBC कम होना ल्यूकोपीनिया, WBC ज्यादा होना ल्यूकेमिया। अब बात क्या करते हैं, एक नोट डालकर पॉइंट लिखिएगा, ठीक है? नोट में क्या लिखना है, इन केस ऑफ HIV एड्स, नोट में लिखना है इन केस ऑफ HIV एड्स, ऑफ HIV AIDS, WBCs are decreased. WBCs are decreased.
जब किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो उसके बॉडी में WBC की संख्या घट जाती है। जब किसी इंसान को HIV एड्स नामक रोग होता है तो इस रोग में क्या होता है, WBC की संख्या में कमी आ जाती है। WBC की संख्या में कमी आ जाती है, मैंने ऐसे सिंबल बना दिया है। जब कभी किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो उस इंसान के शरीर में WBC की संख्या में कमी आ जाती है। मैंने ये नहीं कहा है कि किसी इंसान की WBC कम होती है तो उसे HIV एड्स हो जाता है। नो 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 नो, मैंने ये कहा है कि जब कभी किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो उसके बॉडी में WBC की संख्या घट जाती है। दोनों सेंटेंस अलग अलग है। आपने सुना होगा जब कभी किसी इंसान को डेंगू मलेरिया होता है तो उसके बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू मलेरिया हो जाता है। नहीं, ऐसे ही जब कभी किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो उसके बॉडी में WBC की संख्या घट जाती है। और स्पेशली कौन सी WBC, तो आप बताओगे सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रॉय होती है वो होती है T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट का मतलब क्या बताया था? T का मतलब क्या है? टारगेट। टारगेट पार्ट पर जाकर अटैक करने वाली। जब बाहर से कोई इंफेक्शन आता है उस टारगेट के ऊपर जाकर क्या करती हैं ये T लिम्फोसाइट? उसे मारने का काम करती हैं। जब HIV एड्स रोग होता है, बीमारी होता है, तो उसमें WBC की संख्या में कमी आती है। अब ऐसा क्यों होता है वो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले जब HIV एड्स की बात करते हैं तो HIV एड्स एक वायरस की वजह से होता है। जो वायरस है उसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस मत करना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हिंदी में सेम नाम होगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की जगह बस विषाणु हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म आपको करना है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कहीं जल्दबाजी में ह्यूमन इम्यूनो वायरस करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। फिर एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स बीमारी का नाम है, HIV जो बीमारी करने वाला वायरस है उसका नाम है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान से सुनना इसे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में इसका फुल फॉर्म कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में ही फुल फॉर्म लिखा हुआ आता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना। वो बीमारी जो आपने एनवायरमेंट से एक्वायर की है, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग से एक्वायर की है। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, लैक होना, कमी होना। एंड सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज। बेटा एक होता है डिजीज, बीमारी। बीमारी क्या होता है? पर्टिकुलर एक टाइप का इन्फेक्शन आया और एक प्रकार के लक्षण है और एक प्रकार की बीमारी है। लेकिन जब बहुत सारे लक्षण एक साथ दिखने लग जाएं, बहुत सारे आपको वायरस एक साथ आके अटैक करें, बहुत सारे सिम्टम्स आप में अलग अलग दिख रहे हैं बीमारियों के, तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। एक तो सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स या क्लस्टर ऑफ डिजीज। बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं एक साथ, उसे बोलते हैं सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम का मीनिंग होता है ऐसा कोई बीमारी जो आपको बाय बर्थ मिला है और उसका इलाज नहीं हो सकता, उसे सिंड्रोम कहा जाता है। अब मैं ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें बताने जा रही हूं, उसको गौर से सुनिएगा। HIV वो वायरस है जिसकी वजह से आपको एड्स नामक रोग होता है। HIV वायरस ह्यूमन, मनुष्य के शरीर में होने वाला इम्यून सिस्टम की कमी कर देने वाला, डेफिशिएंसी मतलब कमी, वायरस। वो वायरस जो आपके शरीर में आएगा तो आपके इम्यून सिस्टम को कम कर देगा। इम्यून सिस्टम बोले तो किसको कम कर देगा? कौन सी सेल्स? WBC। और WBC में भी मेनली कौन सी? T लिम्फोसाइट। और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वो बीमारियों का एक झुंड जो आपने इस एनवायरनमेंट से एक्वायर किया है, और एक्वायर करते ही आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ गई, इम्यून सिस्टम में कमी आ गई। ये होता है एड्स का मीनिंग। जब मैं
बबलू जी बिल्कुल लाइव है। आप क्या मतलब आप अपने बारे में पूछ रहे हैं लाइव या मेरे बारे में पूछना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। राजेश कुमार खतुआ, आई कैन नॉट ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली ड्यू टू माई जॉब। ओके, आप जॉब करते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना क्लास। जब मैं बात करती हूं इस HIV वायरस की, HIV वायरस बेटा एक वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरस हैं। ये रेट्रो वायरस है। किस प्रकार के वायरस हैं? रेट्रो वायरस हैं। वायरस के अंदर वायरस कुछ भी नहीं है। वायरस का मेन होता है जेनेटिक मटेरियल, मेन है जेनेटिक मटेरियल। और वायरस जो होते हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ मैटर करता है। अगर मैं बात करती हूं तो दो टाइप के आनुवंशिक पदार्थ होता है, एक होता है DNA, एक होता है RNA। अगर मैं इसकी बात करती हूं HIV वायरस की, तो ये एक टाइप की RNA वायरस होती है। ये एक टाइप की RNA वायरस है, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का भी जो वायरस है वो एक RNA वायरस है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें DNA होता है, लेकिन कोरोना और HIV एड्स की बात करते हैं तो ये RNA वायरस है। और ये रेट्रो वायरस कहलाते हैं। रेट्रो वायरस का मतलब एक तो ये होता है कि जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA हो। दूसरा, ये कोई एक वायरस नहीं है, इसमें बहुत सारे वायरस एक साथ आकर इन्फेक्शन करते हैं, इसीलिए इनका नाम रेट्रो वायरस पड़ा है। इसीलिए इनका नाम रेट्रो वायरस पड़ा है। और जब हम बात करते हैं इन रेट्रो वायरस की, तो बेटा ये कैसे फैलते हैं? जब खून का खून से मिलना होता है, जब ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट होता है, तभी सिर्फ ये वायरस फैलते हैं। सिर्फ खून का खून से मिलना होगा तभी ये वायरस फैलते हैं। इसके अलावा ये वायरस कैसे भी नहीं फैल सकते हैं, क्योंकि इन वायरस को एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? आपका ब्लड चाहिए। और ब्लड में किसको खत्म करते हैं? ये WBC को। और WBC में किसको? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सबसे पहले किस पर अटैक करते हैं? ये टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करते हैं बेटा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट आप जानते हैं टारगेट पे जाकर उस पर अटैक करती हैं। अगर मुझे मेरे घर में चोर चोरी करने आया, 3 बुजुर्ग हैं, एक कोई जवान आदमी रह रहा है मेरे घर में, तो उस चोर को पहले से मालूम होगा कि इस घर में 3 बुजुर्ग रह रहे हैं। बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? उन्हें तो डरा दूंगा, धमका दूंगा, तो वो मुझे चोरी करने से नहीं रोकेंगे। लेकिन एक जवान लड़का है जिसका खून गर्म है, जवानी में है वो अभी, वो मेरा सामना कर लेगा। ऐसे ही जब ये वायरस आते हैं तो इन्हें मालूम है RBC मेरा कुछ नहीं कर सकती, प्लेटलेट्स मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं। तो वो कौन बिगाड़ सकती हैं? WBC, क्योंकि WBC बाहर से आने वाले इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। और WBC में सबसे खतरनाक कौन सी है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहले अगर मुझे इस घर में रहना है, अगर मेरे शरीर में रहना है, तो मैं किसको खत्म करूंगा? WBC को खत्म करूंगा। और WBC में भी सबसे पहले किसको? जो मुझे टारगेट करेगा मैं उसे पहले खत्म कर दूंगा। इसीलिए जब ये वायरस आपके खून में आते हैं तो सबसे पहले WBC की संख्या में कमी करते हैं, उन्हें मारते हैं। और WBC में भी कौन सी? टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है। अब WBC और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं बेटा? ये दोनों क्या करते हैं? आप जानते हैं कि ये दोनों तो इम्यून सेल्स होती हैं, ये दोनों तो इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं। तो अगर इनको ही मार दिया तो क्या आपका इम्यून सिस्टम सही से चलेगा? नहीं। तो मतलब जिस इंसान को HIV एड्स होगा तो उसकी इम्यूनिटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। उसके इम्यून सिस्टम में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है HIV वायरस, बेटा कोरोना के अंदर RNA है, लेकिन कोरोना को खून नहीं चाहिए। ये किसने कहा कोरोना को खून चाहिए? वायरस तो सलाइवा, एयर, किसी से भी ग्रो कर सकते हैं। राहुल, आप सेंटेंस अच्छे से सुने राहुल, फिर आपको डाउट नहीं आएगा। मैंने कहा है कोरोना वाले भी एक RNA वायरस है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कोरोना वाले को खून चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आराम से सुने सेंटेंस को बेटा, तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जब मैं बात करती हूं ये वायरस कैसे फैलते हैं, इन वायरस को सिर्फ एक चीज चाहिए। कौन से? HIV वायरस को, खून। जब खून से मिलेगा तभी ये वायरस फैल सकते हैं। किस तरीके से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है? तो 4 मीडियम में मेनली इनके
सबसे पहला आता है मदर टू चाइल्ड, मां से बच्चे में बेटा, मदर टू चाइल्ड, मां से बच्चे में HIV एड्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक बच्चा बन रहा होता है तो उस बच्चे के अंदर जब तक उसका हार्ट, उसका लीवर ढंग से नहीं बना हुआ होता है, तब तक कुछ दिनों के लिए उसकी मां क्या करती है, अपने बच्चे को ब्लड देती है, खून देती है। किसके थ्रू? आपने सुना होगा गर्भनाल होता है मां और बच्चे के बीच में, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन होती है, और उसी प्लेसेंटा के थ्रू मां अपने बच्चे को खून, पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी वाले कंपाउंड्स सब कुछ अपने बच्चे को भेजती है। लेकिन अगर उन स्टार्टिंग डेज में जब मां ने अपने बच्चे को खून दिया, अगर उन दिनों में मां के खून में HIV वायरस था, तो वो फिर अगर बच्चे के खून में गया और कुछ दिनों के बाद बच्चे का खून खुद का बन गया, तो मां के खून से वो बच्चे के खून में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जब उस बच्चे का जन्म होगा तो वो क्या निकलेगा? वो HIV पॉजिटिव निकलेगा। तो मां से बच्चे में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा। मान लो जिस समय मदर ने खून दिया बच्चे को, उस समय मां पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन जब बच्चे के अंदर खुद का खून बनने लग गया, उसके बाद मदर पॉजिटिव हुई, तो कोई बात नहीं, मां का खून अलग है, बच्चे का खून अलग है, तो नहीं भी हो सकता है। ये उसी केस में होगा जब मां अपने बच्चे को खून दे रही है और उस खून के थ्रू चला गया है बच्चे के अंदर, और कुछ दिनों के बाद बच्चे के खून भी बन गया है, तो वो खून मिक्स हो गया। खून खून से मिलता है। इन वायरस को सिर्फ खून चाहिए। अगर इनसे इन्फेक्शन करवाना है तो इन्हें खून देना पड़ेगा आपको, क्योंकि खून में WBC है। चलो, प्लेसेंटा क्या होती है बच्चा? माँ और बच्चे के बीच में जो नाल होता है, गर्भ नाल होता है, जिसके थ्रू माँ अपने बच्चे को सब कुछ पहुंचाती है, उस टिश्यू की मेम्ब्रेन को प्लेसेंटा कहा जाता है। अगला तो मदर टू चाइल्ड हो सकता है। नेक्स्ट फैलता है बेटा ये सेक्सुअल कांटेक्ट से। सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब है अनप्रोटेक्टेड यौन संक्रमण से, अनप्रोटेक्टेड यौन संक्रमण से, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। जब मेल बॉडी से जो सीमन आता है, वीर्य आता है, जो स्पर्म्स आते हैं, उनके थ्रू अगर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से होता हुआ अगर फीमेल के बॉडी में आ गया, तो बेटा वहां से भी क्या हो सकता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये वायरस फैल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसे STD। अब STD का मतलब ये नहीं है कि STD PCO है, कॉइन डालो फोन कर लो। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन संक्रमण से फैलती है, उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में आने वाली बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट होने से, प्रोटेक्शन ना लेने से और सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हुआ, तो अगर किसी एक बंदे में हुआ तो उससे दूसरे बंदे में हो सकता है। क्योंकि जो मेल से सीमन, फीमेल में जो ओवा वगैरह बनते हैं, ओवा ओवेरी से निकलते हैं, बाद में वही ओवा फूटकर खून के साथ मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर निकल जाते हैं, तो खून हुआ ना वहां पर। तो ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, यौन संक्रमण रोग कहा जाता है। नेक्स्ट इसका रीजन क्या है? अगला है बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। मेरे बॉडी में खून की कमी हुई, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि मुझे खून चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे दोस्त को HIV एड्स है, तो मैंने उसका खून बिना टेस्ट करवाए, बिना लैब में भेजे, मैंने उसका खून ले लिया, तो उसके खून के वायरस मेरे खून के वायरस में आ जाएंगे। तो खून के एक्सचेंज होने से, खून के बदलाव होने से यह बीमारी फैल सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून का स्थानांतरण होने से, एक जगह से दूसरी जगह खून गया, उसकी कोई टेस्टिंग नहीं करवाई आपने, तो खून खून से मिल गया। जब जब खून खून से मिलेगा तब तब ये बीमारियां फैलेगी, HIV एड्स। नेक्स्ट होता है बेटा इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से। इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से, संक्रमित सुई यूज करने से। संक्रमित सुई का मतलब है
आप हॉस्पिटल गए तो आपको नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया और आपके खून में HIV वायरस थे। कभी कभी आपने देखा होगा जब इंजेक्शन लगता है तो उसमें 1-2 बूंद खून की आ जाती है, और सेम इंजेक्शन आपके किसी और रिश्तेदार को लगा दिया उसी हॉस्पिटल में, किसी दूसरे पेशेंट को लगा दिया। जब उसको लगाया तो उसके भी खून की ड्रॉप 1-2 आ गई, तो उसका खून उसके खून से मिल गया, तो हो गया HIV एड्स। इसीलिए जब भी कभी आप इंजेक्शन लगवाते हो तो एक फ्रेश इंजेक्शन और एक फ्रेश निडल यूज करवानी चाहिए आपको, क्योंकि जब जब खून खून से मिलेगा तब तब HIV वायरस फैल सकते हैं मां से बच्चे में, लेकिन जरूरी नहीं है कि आए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट होने से, क्योंकि इट इज ए STD डिजीज। अगला ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, खून के आदान प्रदान से। नेक्स्ट, संक्रमित सुई यूज करने से। ये केस हॉस्पिटल में ज्यादा देखने को मिलता है। इंडिया में ये 2 रीजन है, सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड नीडल, क्योंकि इसमें तो कभी नहीं आता, क्योंकि हर एक ब्लड बैंक वाला खून चढ़ाने से पहले, खून देने से पहले सब कुछ टेस्टिंग करता है उस खून की। सिर्फ ये है सेक्सुअल कांटेक्ट जिसे आप रोक नहीं सकते इंडिया में। इसका और इसका, इन दोनों का ही बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा वो है, फैलने का कारण है। इसके अलावा HIV वायरस कैसे भी नहीं फैल सकता है। साथ खाना खाने से, उठने से, बैठने से, उसके जूठा खाने से, उसके कपड़े पहनने से HIV एड्स नहीं फैलता है। DD नेशनल पे पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था सेम, कि साथ खाना खाने से, उसे हैंडशेक करने से, उसका जूठा खाने से कभी भी नहीं फैलता है। कैसे फैलता है? जब ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट होता है, जब खून खून से मिलता है। क्योंकि इन वायरस को अगर आपको ग्रो करवाना है, इन्हें जिंदा रखना है, इन्हें एक्टिव फॉर्म में रखना है, तो इन्हें क्या देना पड़ेगा? खून देना पड़ेगा। और खून जब खून से मिलेगा, ये केस है, तभी जाकर HIV वायरस फैल सकता है। इसके अलावा HIV एड्स नहीं होता है। लेकिन आज तक किसी भी कंट्री के पास HIV एड्स का कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, कोई भी टीका नहीं बना है, कोई इलाज नहीं है HIV एड्स का। मालूम है आपको? कोई इलाज नहीं है। कोरोना का भी टीका बन गया, सोचिए 2 साल के अंदर अंदर। और ये बीमारी पता है आपको कब आई थी? 1984 में। 1984 में सबसे पहले USA में आई थी ये बीमारी। 1984 में सबसे पहले USA में आई थी। तब से देखिए आप, आज तक इसका कोई इलाज नहीं है, आज तक इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं बेटा इस बीमारी का। कोई मुझे बता सकता है कि इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं है? कभी आपने सुना है कि HIV एड्स के टीके लग रहे हैं, चलो लगाने चलते हैं? इसका टीका बना ही नहीं है बेटा आज तक। कोई मुझे बता सकता है कि इसका टीका क्यों नहीं बनाया आज तक? हाँ जी, ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि HIV एड्स में बबलू कुमार, आपको सिलेबस जल्दी करने की चिंता क्यों है? पहले तो ये बताइए आप, आपके हिसाब से चलेगा क्या सिलेबस? आपके हिसाब से खत्म करूं क्या मैं? हैं बबलू कुमार? बबलू कुमार का कमेंट है कि इतना डिटेल में पढ़ाओगे तो फिर सिलेबस कब खत्म होगा? आपको जल्दी करना था सिलेबस तो आप VOD कोर्स खरीद लेते। आज तक HIV एड्स का कोई वैक्सीन नहीं है, किसी भी कंट्री के पास नहीं है, कोई टीका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या है। अगर जल्दी पढ़ना है बबलू कुमार, आप बैच चेंज करवाइए अपना, या कोई नया बैच VOD परचेज कीजिए, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। सुनिए इसका इलाज क्यों नहीं है। क्योंकि HIV वायरस वाला जो RNA है, ये RNA हर 1 घंटे में अपना जेनेटिक कोड बदलता है। आपको मालूम है कि किस तरीके से वैक्सीन कैसे बनती है? अभी कोरोना की वैक्सीन कैसे बनाई साइंटिस्ट लोगों ने? कोरोना वाला जो वायरस था, तो वायरस जिस जेनेटिक कोड को यूज करके अपनी एक कॉपियां तैयार कर रहा था, तो उसी जेनेटिक कोड की रिसर्च करके और वैक्सीन बना दी।
जब मुझे पता है कि इस वायरस से एक ही टाइप का जेनेटिक कोड बन रहा है, तो उसी कोड पे मैं रिसर्च करके उसको खत्म करने के लिए मैं केमिकल सब कुछ मैं यूज कर सकती हूं। लेकिन ये जो वायरस है ना, HIV वाला, हर 1 घंटे में अपना रूप बदलता है, हर 1 घंटे में अपना कोड बदल लेता है। अब आप बताओ, जब कोड पता ही नहीं है आपको, तो आप किस कोड के अगेंस्ट आप वैक्सीन बना दोगे? इसीलिए आज तक इसका टीका नहीं बना है। कितने वेरिएशन के लिए आप टीका बना दोगे? ये हर 1 घंटे में अपना रूप बदल रहा है आपके बॉडी में, अलग अलग वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, अपने अलग अलग अपने वेरिएंट बॉडी के अंदर डाल रहा है। तो आप 1 के खिलाफ बना दोगे, 2 के खिलाफ बना दोगे, वो तुम्हारा बाप है, वो 10 के खिलाफ बना देगा वापस, वो 10 नए जेनेटिक कोड क्रिएट कर देगा। इसीलिए आज तक इसका वैक्सीन नहीं बना है, और बन भी गया ना वैक्सीन तो भी इफेक्टिव नहीं होगा। अगर बन भी गया तो वो भी इफेक्टिव नहीं होगा, उसका भी कोई असर नहीं होगा। इसीलिए आज तक इसका टीका नहीं बना, क्योंकि ये बहुत सारे अपने वेरिएंट आपके बॉडी में क्रिएट कर लेता है, बहुत सारे जेनेटिक कोड चेंज कर रहा है बार बार, तो बड़ी खतरनाक है, हमसे कई गुना खतरनाक है ये। इसीलिए आज तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना, कोई इसका टीका नहीं बना। बबलू कुमार को यहां से ब्लॉक कर दो, दिखना नहीं चाहिए मुझे ये इस बैच में आज के बाद, और ना कोई इसका अमाउंट रिफंड होगा, इसको ब्लॉक कर दो यहां से परमानेंट। इसीलिए किसी कंट्री के पास इसका इलाज नहीं है बेटा। अब इलाज नहीं है, लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज पर मालूम चल गया, मान लो अभी तुरंत हुआ, आप में सिम्टम्स आए, आपने डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने क्या करा, आपको इसके खिलाफ बता दिया आपको HIV/AIDS है। अब अगर आपके बॉडी में HIV वायरस है, तो आपका इम्यून सिस्टम तो कमजोर है ही। इम्यून सिस्टम कमजोर है, दुनिया जहान की बीमारी हो जाएंगी। जब मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो मेरा तो बॉडी एक धर्मशाला बन जाएगा, कोई भी वायरस आएगा बीमारी कर जाएगा यार, क्योंकि मेरे में WBC नहीं है। कोई भी बैक्टीरिया आएगा मेरे को बीमारी कर जाएगा यार, क्योंकि मेरे में हथियार नहीं है लड़ने के लिए, तो कोई भी अटैक करेगा ना मेरे ऊपर। तो वही बात है, इसीलिए जिस इंसान को HIV/AIDS होता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है उसका इम्यून सिस्टम। तो उसे एक बीमारी नहीं होती, उसे बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। उसे सर्दी लगती है, खांसी लगती है, बहुत तेज बुखार रहता है उसको, बहुत सारी बीमारियां एक साथ रहती हैं। है ना? तो याद रखिएगा कि HIV/AIDS का कोई टीका नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्टेज पर अगर मालूम चल जाता है, तब क्या लगता है, इसके लिए एक ड्रग लगाया जाता है, उसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। उसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। लेकिन ये कोई HIV/AIDS का इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये ड्रग रेगुलर बेसिस पे देते रहे, ड्रग का मतलब है हैवी मेडिसिन, जो आप सोच रहे हैं वो वाली ड्रग नहीं है, हैवी मेडिसिन, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये इलाज नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जिस इंसान को HIV/AIDS है, उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा बहुत अच्छा रखेगी ये, और ज्यादा बीमारियां नहीं होने देगी। इसीलिए ये एजिडोथाइमिडीन दिया जाता है। अब बात ये आती है कि यहां से कि मैम कैसे पता लगता है कि HIV/AIDS हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसके लिए करवाया जाता है एक टेस्ट। पहला टेस्ट है, उसका नाम है एलाइजा। पहला टेस्ट है, उसका नाम है एलाइजा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा एंजाइम एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अब हिंदी वाले सोचेंगे मैम हिंदी में लिखवाएंगी, बेटा ये फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में ही लिखी हुई आती है, ये फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में ही लिखी हुई आती है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, कुछ एंजाइम डालते हैं, आपका खून का सैंपल लेंगे, उसके ऊपर कुछ एंजाइम डालेंगे, फिर उसे स्लाइड होती है उस पर लगाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि भैया इस एंजाइम के साथ अगर वो वायरस होगा तो वो जुड़ जाएगा, तो पता लग जाता है कि हाँ इसके बॉडी में हो सकता है। लेकिन इससे कंफर्म नहीं होता, इस टेस्ट से इससे कंफर्म नहीं होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इससे कंफर्म नहीं होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट करना है
कि इस इंसान को HIV एड्स है ही है, तब बेटा जो दूसरा टेस्ट होता है उसका नाम होता है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट अलग अलग टाइप के केमिकल्स ले जाकर उससे चेक किया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, HIV वायरस है या नहीं, तब तो आप लिखोगे एलिजा। लेकिन पूछ रहे कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, कंफर्म करने के लिए, निश्चित होने के लिए कि HIV पॉजिटिव है ही है ये इंसान, तब क्या होता है, तब किया जाता है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। तो इन दोनों चीज को ध्यान से नोट कर लेना। तब जो किया जाता है उसे वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो मेरा बस अब एक कह रहे मैम कि HIV एड्स के सिम्टम्स क्या हैं। बेटा इसके कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते। इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगी, सर में दर्द होगा, बहुत तेज बुखार होगी उस इंसान को, और एकदम उसका वजन कम हो जाएगा। अगर किसी इंसान को 2-2.5 साल से रेगुलर उसको HIV एड्स है तो बेटा उसका वजन आ जाता है 20-25-30 किलो का वजन एकदम कम हो जाता है, सूख जाता है, ऐसा इंसान हो जाता है एकदम दुबला पतला, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। कितने सारी बीमारियां हुई होंगी सोचिए आप उसे एक साथ। इसीलिए तो हमने इसका नाम सिंड्रोम रखा। सिंड्रोम का मतलब मैंने क्या बताया, ग्रुप ऑफ डिजीज। बहुत सारी बीमारियों का ग्रुप है सिंड्रोम। जिस इंसान को HIV एड्स होता है सिर्फ उसे HIV एड्स नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ रहा है और कुछ भी बीमारियां करके चला जा रहा है उससे बेचारे को। इसीलिए से ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप माना जाता है इस बीमारी को। तो HIV एड्स जब कभी किसी इंसान को होता है तो उसकी कौन सी ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, WBC। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। किस प्रकार की WBC, तो क्या करके आएंगे, टी लिम्फोसाइट। ये किस प्रकार के वायरस है, रेट्रोवायरस। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है। फिर पूछे कैसे फैलता है, खून से मिलता है तब। इसके लिए टेस्ट कौन से करते हैं, एलाइजा। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा करता है, तब आप क्या बताओगे बेटा, आप बताओगे वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। HIV एड्स के बाद कितने दिन तक ह्यूमन जीवित रहेगा, बेटा वो डिपेंड करता है कि HIV एड्स की कौन सी स्टेज चल रही है। 4-5 साल ज्यादा, इससे ज्यादा लाइफ स्पेन उसका नहीं होता है। तो मैंने यहां पर क्यों बताया, क्योंकि मुझे एक सेंटेंस लिखवाना था। बाकी हालांकि ये ह्यूमन डिजीज पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से और पढ़ाऊंगी वहां पर। ठीक है, हाँ नहीं, USA में 1980 में आया था बेटा, इसको सही कर लेना। मैंने 84 बोल दिया ना, गलत हो जाएगा वो। USA में 1980 में आया था और इंडिया में 1986 में आया था। इंडिया में 1986 में आया था पहला केस। इसे सही कर लेना ईयर को। मेरा दिमाग ना एक बार बबलू कुमार पे है। बेटा बबलू कुमार, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बबलू कुमार का कहना है कि आप इतना डिटेल में पढ़ाएंगे तो हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा, इसलिए ये फालतू क्लास है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है और आपके बाप का राज नहीं है। बबलू कुमार जी मुझे कह रहे हैं कि आपके बाप का राज नहीं है, आप मेरा पैसा रिफंड कीजिए। ये एक स्टूडेंट की लैंग्वेज है, एक टीचर के लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं डिटेल में पढ़ा रही हूं। ये उनके कमेंट्स हैं, आप चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट पब्लिक करके भी दिखा देती हूं। ये एक बच्चे के, एक टीचर के लिए कमेंट है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ऊपर मैं ऊपर कर देती हूं, ये बबलू कुमार का कमेंट है। ये इनका कहना है कि आप इतना डिटेल में पढ़ाएंगी तो हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, ब्लॉक कर दीजिएगा, पैसा रिफंड करो मेरा, फी रिफंड करो मेरा, आपके बाप का राज नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है, फालतू का क्लास है और आपके बाप का राज नहीं है, तुम्हारे बाप का राज है। ये एक बच्चे की, एक टीचर के लिए सिर्फ इसलिए ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है कि मैं डिटेल में पढ़ा रही हूं। अगर मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी तो ये बताओ कि कैसे तुम्हारे PCS के एग्जाम के क्वेश्चंस कवर होंगे। मतलब एक टीचर को इसलिए गंदा बोला जा रहा है, उसके बाप का नाम लिया जा रहा है कि वो डिटेल में पढ़ा रहा है। ये बच्चे हैं, ये आजकल के जमाने के बच्चे हैं, और मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं दिन रात एक करती हूँ। सोचिए, कभी कभी सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं किन को पढ़ा रही हूं, मैं किन बच्चों को पढ़ा रही हूं
यही चीज मैं ये चैप्टर में 2 घंटे में पढ़ा के खत्म कर सकती थी। देखिए, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। या तो मैं कम पढ़ा रही होती तो आप मुझसे बोलते, चलो अगर आप गाली देंगे तो बबलू कुमार मैं यही कहूंगी कि आप इनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप हमें हमारे पापा की, पिताजी की गाली देंगे, बाप करके बोलेंगे, तो फिर और कोई बच्चा क्या करेगा? कोई नहीं। मैं यहां पर बबलू कुमार जैसे बच्चों के लिए नहीं हूं। मैं उन बच्चों के लिए हूं जो अपने कैरियर को लेकर जिनके लिए ये नौकरी लेना कितना जरूरी है, मैं उन बच्चों के लिए हूं यहां पर। ऐसे बहुत सारे बबलू कुमार आते हैं, पहली बार नहीं आए हैं, बहुत बार आए हैं। मेरी पूरी जर्नी में बहुत आए हैं ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा कि जब कभी किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो उसका कौन सी WBC, कौन सी ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं? WBC कम हो जाती हैं। WBC कम होना ल्यूकोपीनिया, HIV एड्स एक बीमारी नहीं है, वो एक सिंड्रोम है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये होगी आपकी RBC कंप्लीट एंड WBC कंप्लीट, प्लाज्मा भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट, अब क्या है बेटा? अब नेक्स्ट आती है आपकी प्लेटलेट्स। 4 नंबर पर प्लेटलेट्स नहीं, आप ब्लड प्लेटलेट्स लिखो, है ना। प्लेटलेट्स नहीं, ब्लड प्लेटलेट्स आप लिखेंगे। हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु, रुधिर बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, रुधिर बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। ब्लड प्लेटलेट्स, या आप प्लेटलेट्स पे लिखा हुआ मिल सकता है, कोई बात नहीं है। जब आप बात करते हो ब्लड प्लेटलेट्स की तो हम तो बोल देते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, लेकिन इन्हें साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। साइंस की लैंग्वेज में इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। जैसे हमने RBC को क्या बोला था? एरिथ्रोसाइट्स। WBC को क्या बोला था हमने? याद करो, ल्यूकोसाइट्स। ऐसे ही प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे हम? थ्रोम्बोसाइट्स। हिंदी में सेम नाम है बेटा, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स ही कहा जाएगा। देखो यहां पर थ्रोम्बो का मतलब क्या है? थ्रोम्बो का मतलब होता है बेटा जो ब्लड का क्लोट करवा दे, जो रक्त का थक्का जमा दे। और ब्लड की क्लोटिंग कब होती है? जब कभी भी आपको चोट लगती है तो आपको बहुत सारा खून निकलता है। कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वो चोट है, वो उससे खून निकलना बंद हो गया, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है? ब्लड का क्लोट हो गया। थ्रोम्बो का मतलब होता है जो क्लोटिंग करवाएं, जो ब्लड की क्लोटिंग करवाएं, रुधिर का थक्का जमाएं। और साइट का मतलब तो पहले ही बता चुकी हूं, सेल, कोशिका। तो ऐसी सेल्स जो हमारे खून में हैं, जो ब्लड का क्लोट करवाती हैं, जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। जैसे RBC ने क्या किया था? ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट किया। WBC ने क्या किया? इम्यूनिटी दी। ऐसे ये हमारे ब्लड का क्लोट करवाने वाली सेल्स होती है। जब बात करते हैं इन ब्लड प्लेटलेट्स की, अगर मैं पूछूं आपसे इनका फॉर्मेशन कहां होता है, तो बेटा इनका निर्माण कहां होगा? जहां खून बनता है वहीं पर तो ये बनती हैं। और मैंने कहा था खून कहां बनता है? खून बनता है बोन मैरो में। खून कहां बनता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है। जो लंबी लंबी हड्डियां हैं उसके बीच में जो खोखला पार्ट पड़ा है वहां पर खून बनता है। लेकिन बोन मैरो मैंने कहा था 2 टाइप की होती है। एक होता है रेड बोन मैरो और एक क्या होता है? एक क्या होता है? येलो बोन मैरो। तो ये कहां से बनती है? पहले ही पढ़ा चुकी हूं कि जो येलो बोन मैरो है, जो पीली अस्थि मज्जा है, उससे बनती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। और रेड वाली से क्या बनती है? RBC बनती है। उसके बाद अगर आप बताओगे कितनी होती हैं, तो बच्चों इनकी संख्या होती है लाखों में। लड़का और लड़की में दोनों में ही समान होती हैं, एक जैसी बराबर होती हैं। हर्ष, ये आपका डाउट बेटा क्लियर होगा जब ये पढ़ाऊंगी ना, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन सब क्लियर होगा। हर्ष, सारी बातें समझ में आएंगी। ये क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो बेटा ये होनी चाहिए 4.5 से 5.5 लाख।
4.5 से 5.5 लैक्स पर 100 ml HB। 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाख प्लेटलेट्स आनी चाहिए। और कहां बनती है? बोन मैरो में। अब बात करते हैं मैम कितना दिन सरवाइव करती हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का, 8 to 10 डेज। अब 8 to 10 डेज कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ आता है 1 से 1.5 वीक, तो हो तो गए, 1 वीक में 7 दिन होते हैं, तो 8 से 10 दिन ले रही हैं, तो 1 से 1.5 सप्ताह तक ये सरवाइव करती हैं। उसके बाद क्या हो जाएगी? उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। और डेथ कहां होती है? तो आप बताओगे ब्लड में ही होती है, खून में ही इनकी डेथ हो जाती है। कोई हल्की फुल्की स्प्लीन में चली जाती हैं तो चली जाती हैं, बाकी इनकी खून में ही डेथ हो जाती है। हाँ, हल्की फुल्की स्प्लीन में भी चली जाती है, आप लिख सकते हो। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, लेकिन स्प्लीन में ज्यादा कौन जाती है मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं, सबसे ज्यादा जाती है आरबीसी स्प्लीन में। बाकी ये खून में ही मर जाती हैं, खून में ही वापस रीजनरेट भी हो जाती हैं, खून में ही वापस रीजनरेट भी हो जाती हैं। अब बात आती है कि मैम इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है बच्चा ब्लड का क्लोट करवाना। ये ब्लड क्लोटिंग करवाती हैं। ये क्या करवाती हैं? ब्लड क्लोटिंग। दे आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। ये रुधिर का या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और रक्त का थक्का कब बनता है? जब कभी आपको चोट लगी, चोट लगने से क्या होता है? आपको ब्लीडिंग होती है, और जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ देर के बाद ये ब्लीडिंग क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब क्यों रुकती है? क्योंकि जिस जगह चोट लगती है वहां पर केमिकल रिएक्शन होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन्हें आप ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, क्योंकि वहां पर ब्लड का क्लोट हो गया, इसलिए आपकी चोट रुक गई है, उस चोट से खून बहना रुक गया है। अब ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है? जब कभी भी, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे खून की अंदर ही क्लोटिंग हो जाती है, वो अलग चीज होती है, वो सब पढ़ाएंगे आपको। ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है? तो उसके लिए 3 केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, 3 रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। जब वो पढ़ोगे तो आपको क्लोटिंग का प्रोसेस समझ में आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता के जाती हूं, जाते जाते सुनिएगा। जब आप ब्लड में से आरबीसी माइनस करते हो तो जितना पार्ट बचा है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी कि जब आप खून में से आरबीसी को हटा दोगे तो जितना पार्ट बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। हर्ष का आंसर है ये, हर्ष को डाउट आया ना, उनका आंसर है ये। अब ये बताओ कि खून में जब आरबीसी हटा दिया तो प्लाज्मा बचा, प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती हैं, याद रखिएगा। अगर आरबीसी होती तो प्लाज्मा का भी कलर कैसा होता? लाल। प्लाज्मा में सिर्फ 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो होती हैं WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। ये पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं प्लाज्मा में नहीं होती हैं। आपका आंसर एक ही आना चाहिए था। तो मैंने कहा जब खून में से आरबीसी को हटा दो, मैंने कहा था ना ऐसे बोन मैरो है, इस बोन मैरो के रेड वाले हिस्से से तो कौन बनती हैं? आरबीसी बनती हैं। जबकि येलो वाले हिस्से से क्या क्या बनेगा? येलो वाले से WBC बन रही है, इसी से प्लेटलेट्स बन रही है, इसी से प्लाज्मा बन रहे हैं। तो ये तो सारी एक चीज हो गई ना। तो जब आप खून में से आरबीसी को हटाते हो तब जितना पार्ट बचता है उसे आप प्लाज्मा कहते हो बेटा। बेटा सीरम अलग। सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन माइनस कर देते हैं तब सीरम बनता है। राहुल बेटा सीरम में आगे पढ़ाऊंगी आपको, अभी नहीं समझ में आएगा ये चीज। जब आपने प्लाज्मा में से एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है या क्लोटिंग फैक्टर जिसे बोलते हैं, अगर इस क्लोटिंग फैक्टर को माइनस करा ना, अभी नहीं समझ में आएगा आपको ये, तब सीरम बचता है। ये भी समझ में आएगा, मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे। जब क्लोटिंग वाली रिएक्शन समझ में आएंगी तब ये समझ में आएगा आपको।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लोटिंग की कैसे क्लोटिंग होती है ये बताऊंगी, और उसके बाद आपको पढ़ाऊंगी कि अगर प्लेटलेट्स कम हो गई या ज्यादा हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं काजल, आपके बैच में कल क्लास होगी, क्योंकि इस वीक में मैंने एक क्लास की छुट्टी करी थी ना बीच में इस वीक में, इसलिए बेटा कल आपके बैच में क्लास होगी, बाकी किसी और बैच में क्लास नहीं होगी। आपके बैच में क्लास होगी बेटा कल, बाकी मैं शनिवार को किसी बैच में क्लास नहीं लेती हूँ। मैं इसलिए शनिवार को एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ आपके बैच में, क्योंकि बेटा मैंने इस वीक छुट्टी की थी, अगर आपको याद हो तो। और वायरस में H1N1 उपेंद्र बेटा वो अलग वायरस होता है, H1N1 वायरस वो अलग टाइप का वायरस है, उस पर बाद में बात करेंगे जब बीमारी H1N1, H1N5, H1N7 सब बताऊंगी।